अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हरीफ डिजिटल। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन। आज हमारे हरीफ डिजिटल के प्रोग्राम गुफ्तगू में शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बहुत मजबूत आवाज़ हैं। मेरी मुराद हुसैन नकी साहब से है। हुसैन नकी साहब इस वक्त अपने HRCP के ऑफ़िस में मौजूद हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए और आज हम इनके साथ आप जानते हैं कि अगस्त का महीना है और अगस्त में पाकिस्तान की सालगिरह मनाई जाती है और 1 अगस्त से जश्न की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज हम इनके साथ जश्न की बात नहीं करेंगे। एक तो हम इस पिछले 75 साल इन्होंने देखा, अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त इन्होंने सहाफ़त को दिया। ये भी बात करेंगे कि इस अरसे में सहाफ़त का अरूज और फिर ज़वाल, उसके बारे में बात करेंगे और उसके अलावा पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल के मुतालिक हम नकी साहब से बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नकी साहब। नकी साहब पहले तो आपको पाकिस्तान की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो सर, इसलिए कि आपने तो ये बनते देखा है और आप उन मतलब सुनी सुनाई बातों की बजाय आप तो प्रैक्टिकली, मैं तो सन 46 का इलेक्शन भी देखा है, आपने वो भी देखा हुआ है और आपकी याददाश्त माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि पुरानी याद है। इतनी अच्छी है, लोग चाहते हैं कि आप बहुत कुछ भूल जाएं लेकिन आपकी याददाश्त अच्छी है, आप नहीं भूलते। अच्छा सर, हम अगर पाकिस्तान में आप बतौर जर्नलिस्ट आप इतने तवील अरसे से काम कर रहे हैं, बतौर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आप HRCP के ट्रेनर भी हैं इस वक्त पाकिस्तान में, तो अगर हम पाकिस्तान में सहाफ़त की बात करें तो आपने पिछले 50 साल में सहाफ़त के मुख्तलिफ अदवार देखे, तो आपको क्या लगता है कि सहाफ़त इस वक्त अपना किरदार किस तरह अदा कर पा रही है? क्या वो ज़रूरत है मुल्क की या कौम की ज़रूरत पूरी कर रही है सहाफ़त? बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी तारीख़ है। आप देखिए ना कि बड़े सग़ीर में जो मुसलमान सहाफ़त, जिसको मुस्लिम सहाफ़त आप कह सकते हैं, तो या उर्दू सहाफ़त आप कह लें, तो इसका जो आगाज़ हुआ ये दरअसल एक तरीक़े से एक तबलीगी यानी इदारे के तौर पे था और इसमें लोग जो थे वो अपना सरमाया ख़ुद लगाते थे और मतलब वो उसकी ज़ाहिर है कि थोड़ी सर्कुलेशन भी होती थी, लेकिन बुनियादी तौर पे एक फ़र्द का या एक ग्रुप का वो होता था या उस फ़र्द से जो लोग इतने अटैच होते थे वो करते थे। उसके बाद ये हुआ कि साथ साथ सियासी पार्टियां जो बनने के साथ साथ उस वक्त समझिए यानी लेट 19th सेंचुरी में पिछली सदी के आखिरी हिस्से में ये हुआ कि फिर बाकायदा यानी अंग्रेज़ों ने शुरू की यहाँ पर सहाफ़त और वो उन्होंने इंडियन पेपर्स निकाले, तो ज़ाहिर है कि फिर हमारे लोगों को भी ज़रूरत का एहसास हुआ और उन्होंने भी फिर ये निकाले। जैसे लाहौर है, तो लाहौर की तारीख़ी एतबार से एक अहमियत ये भी है कि यहाँ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने यहाँ से अखबार निकाले। कुछ तबलीगी मज़ामीन, कुछ सियासी मज़ामीन, कुछ जो मुसलमानों की जद्दोजहद थी दुनिया में, या जैसे जब ये खिलाफत का मसला हुआ तो खिलाफत तहरीक खिलाफत थी, उसके अंदर हिजरत का एक यहाँ हुआ। मैं बल्कि मौलाना बारी से जो उनके आखिरी उम्र में इसलिए उनसे मिलने गया था कि वो थे जिन्होंने हिजरत में शामिल हुए थे और रूस तक गए थे, यानी लेनिन के साथ भी उनके वो हुए थे। तो मतलब ये था एक बैकग्राउंड। आज़ादी की तहरीक में फिर आप समझिए कि मुस्लिम लीग जो पॉलिटिक्स में जिसको आप कहें कि आगे आके वो 1906 में नहीं शुरू किया था। 1906 में तो आगा खान ने बनाई मुस्लिम लीग और उसमें बहुत अब तारीख़ी तौर पे है कि अंग्रेज़ों की बड़ी ख्वाहिश थी, लिविंगस्टन की ख़ास तौर से, कि भाई उनकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप भी बनाएं। मतलब ये उनके लिए ज़ाहिर है कि एक ये डिवाइड एंड रूल का भी उनकी बहुत पुरानी थ्योरी है ब्रिटिश की
कि इस तरीक़े से आप अपने मुखालिफ को कमज़ोर कर सकते हैं। सब जगह उन्होंने ऐसे ही किया है, जहाँ जहाँ भी गए हैं, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो किसी लातिनी अमेरिका में तो इस तरीके से नहीं वो कामयाब हुए, लेकिन अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड वगैरह सब जगह उन्होंने ये किया। हमारे यहाँ बहरहाल ये हुआ कि जब ये तहरीक आगे बढ़ी, ये 30s की, जब सन 35 का एक्ट आया, इसमें ख़ास तौर से सन 35 के एक्ट से भी पहले आप समझिए कि कायद आज़म ने मुस्लिम लीग के जो लखनऊ सेशन के 14 पॉइंट वगैरह थे कि हमारे राइट्स को भी किया जाए, साथ साथ कांग्रेस में भी थे और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का हिस्सा थे, तो वही चाहते थे कि ये दोनों तरफ से अप्रूव हो। नेहरू रिपोर्ट भी आई, तो वो ये सब चीज़ें जो थीं ये एक तरीक़े से आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ा भी रही थी और साथ साथ उसके अंदर फिर कुछ इख्तिलाफ़ात, ज़ाहिर है सियासत एक तरफ़ा नहीं हो सकती, वो उसमें हर एक अपने फिर हकूक़ का, जमहूरियत का है भी मसला ये बुनियादी कि हर गिरोह जो है वो अपने हुकूक़ के लिए अपने आप को मुनज़्ज़म करता है और उसके लिए फिर काविश करता है। ये तो है नहीं कि एक पार्टी है और उसने लीडर ने हुक्म दिया और उसके हुक्म की ताबेदारी में सब चल रहे हैं, हाँ, तो ये नहीं था। तो इस वास्ते ये हुआ, फिर अखबारात निकलने शुरू हुए। सन 35 की एक्ट के आने के बाद हिंदुस्तान में आपको बहुत सारे अखबारात मिलेंगे। हमें याद है कि मसलन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आए और सन 46 के इलेक्शन का मुझे ख़ास तौर से, चूँकि मैं उसमें था, तो मुझे याद है चौधरी खलीक़ुज़्ज़मा होते थे, ये इन लोगों ने तनवीर नाम से मुस्लिम लीग का अखबार निकाला, सियासत एक निकल रहा था अखबार, उससे पहले शौकत अली, मोहम्मद अली भाई जो थे बरादरान, इन्होंने अली बरादरान के नाम से, तो उनका कॉमरेड बहुत ज़बरदस्त, वो भी लोगों को बहुत वो कर रहा था, लेकिन वो आज़ादी की तहरीक थी और इस्लामी अहया की तहरीक थी। इसमें ये टिपिकली ये था, यह अंजाम था अखबार जो दिल्ली से निकला, डेली अखबार। तनवीर तो यहाँ नहीं आया, लेकिन वाहिद एक अखबार है जो डेली निकलता था, जो दिल्ली से आया। जंग डेली नहीं था, जंग वीकली निकलता था। और बकौल मतलब मैंने कई मरतबा ज़िक्र भी किया है, उन्होंने खलील रहमान साहब ने तो मुझे कहा कि सब कुछ बेच के 5,000 रुपये इकट्ठा हो सके थे, लेकिन 5,000 काफ़ी थे उस वक्त। बहरहाल वो लाए और उन्होंने पहले तो वीकली ही निकाला, वहाँ पे वीकली था, चंद दिन के लिए उन्होंने कोशिश की कि वहाँ दिल्ली में भी निकले, लेकिन अंजाम का उस वक्त ज़ाहिर अच्छा सर्कुलेशन था। और वो आज़ाद साहब जो थे वो उन्होंने खुशहाल आदमी भी थे, लेकिन ये भी था कि उसको सपोर्ट भी हुई, लिहाजा जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने दिल्ली से आज़ाद को शिफ्ट कर लिया। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ अखबार तो पहले ही निकल रहे थे, नवाए वक्त निकल रहा था, वीकली निकल रहा था, अलबत्ता वीकली निकल रहा था जी। और उसके अलावा कोहिस्तान की यानी शुरुआत बाद में हुई, लेकिन कोहिस्तान निकला। लेकिन उसके साथ ये इमरोज़ प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड का चिराग हसन हसरत साहब, मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर साहब, आखिरी बार मैंने जब हम सेक्रेटरी हुए थे प्रेस क्लब के और पीजे के, तो मैं और अहमद अख्तर साहब मौलाना के पास गए और मौलाना से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा भाई वहाँ तो सीढ़ियाँ हैं, तो हमने कहा कि सीढ़ियाँ हैं तो क्या हुआ, आपको तो हम कुर्सी पे बिठा के ऊपर ले जाएंगे। तो मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर साहब भी तशरीफ़ लाए। तो वो लोग आलिम भी थे, अदीब भी थे, सहाफ़ी भी थे, और दूसरे ये कि वो यानी किसी इदारे के दस्तनिगर नहीं थे, यूँ आप कह सकते हैं, जिसको आजकल PID और DGPR, जी हाँ, वो इस किस्म के दस्तनिगर नहीं थे और वो ठुकरा सकते थे। आप देखिए ना कि यानी 10,000 रुपये ज़मानत उस वक्त जमा कराना कि आपका अखबार बंद हो, आपको ऐसी चीज़ लिखते हैं, 10,000 5,000 रुपये जुर्माना होता था। मैं बताया ना कि रहमान साहब सिर्फ 5,000 लाए थे, तो इन लोगों ने तो कई बार 5-5 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने भी अदा किए और अपनी जेब से अदा किए। अलबत्ता ये था कि अगर आप पब्लिक से कॉल करते, एक मरतबा किसी ने पब्लिक से कॉल किया
तो उससे ज़्यादा पैसे जमा हुए। हालांकि मुसलमान चंदा आप ये देखिए ना कि इतने ज़्यादा मुसलमान खुशहाल नहीं थे, लेकिन यहाँ हिंदू सिख ये सब भी उर्दू ही अखबार पढ़ते थे, इन्होंने भी उसमें। जंग की बात हो रही, कथा कलामी की माफ़ी, तो ज़ाहिर है जंग जिन हालात में शुरू हुआ आपने बताया, और उस वक़्त उसके ज़ाहिर मकासद इल्मी अहया भी था, इस्लाम का मामला भी था। तो आज का जो जंग है, जंग उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। अच्छा, जंग रिप्रेजेंट कर रहा था सियासत। सियासत, वो सिर्फ सियासी अखबार था। जंग अंजाम मैंने अब बताया ना कि तनवीर, जैसे लखनऊ से तनवीर, बहुत सर्कुलेशन थी इन अखबारों की, और वहाँ डेली, यहाँ तो ये तो दिल्ली में निकलता था जंग और अंजाम दोनों। लेकिन यूपी में चूँकि मुसलमान जो थे वो ज़मींदार थे, और जो इंडिया में लैंड रिफॉर्म स्ट्रिक्टली इतनी ज़्यादा शद्दोमत से की गई, वो इसी वास्ते की कि वहाँ सैकड़ों की तादाद में तो ताल्लुक़दार थे जिनकी ज़मीनें थी वो मुग़लों के ज़माने से थी, फिर अवध की रियासत के ज़माने से थी, फिर जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए उनके ज़राए से भी थी। तो ताल्लुक़दारियाँ बहुत थी, रजवाड़े बहुत सारे थे, बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट भी थी जो जिनके पास सेक्शन 30 पावर्स थी कि वो मौत की सज़ा भी दे सकते थे। बहुत कम यहाँ पे तो 2-3 ही रियासतें थीं, जैसे बालपुर थी या खैरपुर थी या स्वात थी, ये मौत की सज़ा दे सकते थे। तो वो इन लोगों ने बहरहाल सियासत में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है और मुस्लिम लीग को। लेकिन एक बात और भी बहुत अहम है, वहाँ ये वो ज़माना नहीं था कि 1 मैन 1 वोट हो, ये लिमिटेड फ्रेंचाइज का ज़माना था। सारे पाकिस्तान के मूवमेंट के लिए लाखों में, चंद लाख वोट पड़े, करोड़ों में कोई नहीं पड़ा था। आबादी के हिसाब से नहीं, आबादी का तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। उसमें 3 चीज़ें थीं, आपके पास यानी ये हो, पैसे हों, आपके पास जायदाद हो, आप इनकम टैक्स देते हो, आपके पास मैट्रिक की डिग्री हो। इसी तरीके से ख़वातीन के लिए भी था कि उनकी जायदाद हो या उनकी शायद उनके पास और भी सनद की कुछ कम वो था। लेकिन अब जैसे लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हुए और 65 में वो थे, उनके पास सिर्फ छात्री यानी हिंदी की, जैसे हमारे यहाँ अदीब है ना, अदीब वगैरह, तो मैट्रिक की डिग्री थी बस उनके पास। लेकिन सियासत में इतना काम भी किया लोगों ने, और बहुत लोग ऐसे थे जो अदीब फाजिल ही थे या अदीब थे हमारे, उन्होंने से यहाँ पे तो इब्तिदा में हम जब अपनी पाकिस्तान की सहाफ़त को देखते हैं तो हमारे मोस्टली सहाफ़ी अदीब भी थे, शायर भी थे, मतलब उसी शोबे से लोग आते थे, वही इसको चला रहे थे। और उस वक़्त मिजाज भी और था, पॉलिटिकल साथ साथ यानी पॉलिटिकल लोग भी थे, वो अवेकन लोग थे, और वो उनका मकसद था एक आज़ाद। पहले तो ये था कि हमारे राइट्स दो, हमारे उनको शामिल करो। यहाँ तक तो कांग्रेस गई कि उसने ये मान लिया कि आपकी परसेंटेज, पॉपुलेशन परसेंटेज से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मान लिया, तकरीबन 1/3 के करीब मान लिया आपका। लेकिन ये नहीं माना, बहुत सारी और जो डिमांड्स थी हमारी के उसमें, हर चीज़ में। अब की सहाफ़त को सर आप कैसे देखते हैं? अब जो सहाफ़त है, अब तो सहाफ़त टिपिकली वाज़े तौर पे कमर्शियल वो है। वो कहते हैं इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आप अच्छा सामान प्रोड्यूस करें। अगर आप इंडस्ट्री में घटिया सामान प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी, चाहे वो पाकिस्तानी में क्यों ना हो, वो बंद हो जाएगी कुछ अरसे के बाद। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप सीरियल ही बनाते हैं, आप घटिया क्वालिटी का आटा ही बेचते हैं, आप आटे की मिल लगाते हैं और घटिया आटा बनाए तो वो नहीं होता। तो इंडस्ट्री भी नहीं आपने बनाया इसको, आपने इसको टिपिकली एक दुकानदारी कर लिया। दुकानदारी का बेसिस ये है कि मैं 10 रुपए की चीज़ ख़रीद के 20 रुपए की बेच दूँ, 50 रुपए की बेच दूँ, 100 रुपए की बेच दूँ। वो मेरी जान है। ये है कि आप उस प्रोडक्ट को किस तरीके से वो करते हैं। तो और बाज़ार में एक मिल के तय कर लेते हैं कि हमने ये करना। ये आप देखें अगर अखबारों का सब में एक ही पैटर्न है, उसके मैनेजमेंट का हो या उसकी एडिटोरियल पॉलिसी हो या न्यूज़ पॉलिसी हो। 40 मैं तो
बाज़ दिन 20-20 चैनल भी देखता हूँ, सिर्फ इसलिए कि भाई आया इसमें कुछ कंटेंट में डिफरेंस है, तो बहुत कम ही डिफरेंस होता है कुछ। हालांकि बहुत बेइंतहा मौका है कि आप बग़ैर यानी सियासी तौर पे कोई नुकसान उठाए बग़ैर भी लोगों के इतने मसाइल हैं कि अगर आप उनके ऊपर तवज्जो दें तो हुकूमत को ज़ाहिर है कि उसके ऊपर बराह रास्त एतराज़ नहीं होगा, उनको सियासत में होता है। तो लेकिन हमारे यहाँ अब ये बिल्कुल ये हो गया है कि मुझे मैक्सिमम मैं इश्तिहार ले लूँ। अब उसमें क्या है, उसमें कमर्शियल इश्तिहार है और ज़ाहिर है हर आदमी ने, हर जो इंडस्ट्री लगी है या कोई मल्टीनेशनल है यहाँ पे मसलन कोक है यहाँ पे, कोई 4 से 6 अरब रुपए के या 8 अरब रुपए के, तो वो बिल्कुल कई साल पहले का मैं आपको बता सकता हूँ कि 4 अरब के तो वो इश्तिहार देते थे। तो इस तरीके से सरकार के पास भी इश्तिहार हैं, प्राय नेस्ले है उसके पास हैं, पैकेजेस है, मतलब बेशुमार अब तो इंडस्ट्री है। ये टेक्सटाइल है और इस हमारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल है, तो उसके भी इश्तिहार हैं और बहुत सारे टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, उनके इश्तिहार हैं, कार्ड्स हैं, उनके इश्तिहार हैं, ये सब। लेकिन इसकी दौड़ है, इसकी दौड़ नहीं है कि भाई हम लोगों को, बुनियादी मकसद तो सहाफ़त का ये है कि आप लोगों को एक तो मुत्तला करें, हक़ाइक़ उन तक सामने लाएं, उसके लिए तहक़ीक़ करें, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करें, और पुलिस वाला नहीं, और लोगों को मुत्तला करें कि ताकि वो सही फ़ैसला कर सकें अपनी बारे में भी और अपने माशरे के बारे में भी, कि वो लोगों के कल्चरल, उनकी ज़हनी कैपेसिटी को, उनकी अखलाक़ी कैपेसिटी को, उनकी सियासी कैपेसिटी को, उनकी मालूमात की कैपेसिटी को बढ़ाए और वो कोई राय कायम करने में। तो एडिटोरियल क्या है? एडिटोरियल का मकसद ये है कि आप एक ऐसी राय दें जो लोगों को एक तरीक़े से उनके जहनों को रोशन करे और उनको मुत्तला करें अखबार के ज़रिए से, ख़बरों के ज़रिए से, और उनके जहन की आबियारी करें एडिटोरियल के ज़रिए से, मज़ामीन के ज़रिए से। सर अब ऐसा हो रहा है 40 मैं देखता हूँ कि कॉलम छप रहे हैं, लेकिन उसमें 40 सतरें नहीं हैं जो लोगों को असर कर सकें, को ये कर सके। इसलिए आप देखिए कि पहले बहुत, आप, मुझे याद है बचपन में मेरे, अगर कोई कहता कि ये चीज़ अखबार में छपी है तो बस वो समझिए कि वो सच्चाई जो है कि वो मतलब सच्चाई साबित हो गई। अगर कोई चीज़ अखबार में छप गई, वो इस बात की गारंटी होती थी कि वो सच्चाई साबित हो गई उसके अखबार में छपने से। अब अखबार में छपने का मतलब यह है कि शक हो जाए पढ़ने वाले को। अच्छा सर, अखबार का तो चले अब थोड़ा सा पीछे चला गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे आ गया। दूसरा मीडिया जो है उसकी, वो हालांकि उसके पास 24 घंटे हैं। किसी कोई शायद कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कम देर चलते हो, ज़ाहिर है मैं 24 घंटे तो नहीं देख सकता। 12 के बाद रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो जाती है या बुलेटिन चलते रहते हैं जी, लेकिन रिपीट टेलीकास्ट। तो असल में जो मकसद ये था वो नहीं। अब मकसद ये है कि मेरा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से बनेगा इसमें, इश्तिहारों में, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो इस तरीके से हो। कमर्शियल अलबत्ता वो मॉनिटर करते हैं, वो मॉनिटरिंग के साथ साथ देते हैं, लेकिन वो ये सब चीज़ें देखेंगे कि भाई आपका टीआरपी कितनी है, आपका ये कितना है। हालांकि अभी तक जो हमारे यहाँ ये इवैल्यूएशन है, ये बहुत ही 1-2 कंपनीज़ ही हैं। अच्छा सर, अब थोड़ा सा अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, जिसके बारे में ज़ाहिर है ज़्यादातर यही एक बात और मैं उसके बारे में बता दूं, जो अफसोसनाक बात है और जो मुझे अभी बहुत एक तरीके से जिसको कहते हैं गुस्सा भी आया है इस बात के ऊपर कि एक तो वैसे ही प्रेस के ऊपर 12 कवानीन तो बराह रास्त लागू होते हैं जिसमें मौत तक की सज़ा है, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मौत की सज़ा जो लाइफ टर्म था 14 साल की सज़ा, उसको भुट्टो साहब ने नैब के ट्रायल के दौरान डेथ पेनल्टी कर दिया था। उसकी वजह से तो मुझे 6 महीने एक मरतबा ज़मानत नहीं मिली थी, ता वक्त के समदानी साहब ने दी। तो इस तरीके से है। तो
इतने कवानीन पहले मौजूद हैं, उसके ऊपर आप और ला के लगाने की यानी कर रहे हैं, तो आप मालूमात से लोगों को महरूम, यानी अब आपकी आबादी तकरीबन 20-24 करोड़ है, उसमें 11-12 करोड़ तो 18 साल की उम्र से ऊपर हो चुके हैं। अगर आप उनको इस तरीके से गलत और झूठ और वो फीड करेंगे जो आपने सत्यानाश किया है यहाँ एजुकेशनल सिलेबस का, वो पहले कर दिया और मतलब उसमें रही सही कसर इधर पूरी कर रहे हैं, इसको भी आप ख़राब कर रहे हैं कि अगर कोई सोर्स है थोड़ी बहुत, इसमें सब तो नहीं करते लेकिन कोई ना कोई कोशिश करता रहता है कहीं ना कहीं से, तो उसको भी तो इतने कवानीन के मौजूद, यानी दुनिया इन कवानीन से अपने आप को फारिग कर रही है और हम जो हैं उसको और ज़्यादा मतलब जी, और बहुत, और अब आप देखिए कि उन्होंने तकरीबन 100 कवानीन पास कर लिए और वो बिल बाज़ बिल तो डिस्कस ही नहीं हुए, उनके ऊपर डिबेट ही नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने तो अफरा तफरी में जैसे हाँ, लेकिन इसको जिसको कहते हैं ना कि अब मीडिया जो था इसके ऊपर बहुत उसको शोर मचाना चाहिए था इन दोनों बातों के ऊपर कि आप मतलब वैसे ही हमारे पास बहुत कम है दाल दलिया, तो आप इसको भी ख़त्म कर रहे हैं, तो आप इस मतलब तो ये हुआ ना कि आप मीडिया को टोटली मतलब दबा के रखना चाहते हैं, दबाने से भी ज़्यादा क्रश करना चाहते हैं जी। तो सर मीडिया को क्रश करना हो या आम आदमी के राइट्स की बात हो, दोनों सूरतों में वायलेशन तो है, वायलेशन तो है। तो सर हम पिछले 6-7 दहाइयों से हम एक जैसी सूरत हाल का शिकार हैं। 60-70 साल के आदमी को पूछें तो वो सिर्फ ये बताते हैं कि उस वक़्त माशी तौर पे सूरत हाल बेहतर थी, सस्ता ज़माना था, मतलब या अमनो मान के हवाले से ज़्यादा आबादी भी कम थी। लेकिन इस वक्त जो दौर चल रहा है सर, इस वक्त तो हर आदमी ना सिर्फ परेशान है, वो कवानीन उस पर अमल दरामद होते हैं या नहीं होते, लेकिन वो ओवरऑल सोसाइटी का मिजाज भी बदल गया। तो उसमें ज़ाहिर है हुकूमतें भी ज़िम्मेदार हैं आपकी, जैसे हम अपने साफ़त की बात करते हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, हमारे एजुकेशन का सिस्टम भी ख़राब है। तो सर लेकिन ये कोई सिलसिला रुकेगा या ये इसी तरह ही चलता रहेगा? देखिए इसमें असल में ये है कि जो जिसका काम है अगर आप वो करने दें और साथ साथ उसके ऊपर नज़र रखे माशरा, तो हालात बेहतर होते हैं। यहाँ पर ये सब जो ठेका है इस काम का, ये सब एक उन्होंने ले लिया है और कोई उनका रिकॉर्ड अगर आप देखें पिछले पाकिस्तान बनने से अब तक, जिन लोगों के पास अब ये है पावर कि वो सब कुछ फैसला तय करते हैं हर चीज़ में, तो वो जाहिर है कि उससे कोई अच्छा नतीजा नहीं ना निकल सकता है, ना निकला है, ना आइंदा निकलेगा, बल्कि हमारा माशरा तितर बितर हो रहा है। अब यानी अनारकी तो और चीज़ होती है, ये बिल्कुल ही टूट रहा है और ये बहुत ख़तरनाक बात है कि कोई माशरा जो है उसमें लोगों की उम्मीद बेहतरी की ख़त्म हो जाए, ये बहुत तकलीफ़ देह होता है। अब देखिए ना हमारा नौजवान हर महीने आप देख लें कि अगर उसको मौका मिले तो वो पाकिस्तान से कानूनी और गैर कानूनी दोनों तौर, अब तक कम से कम 5000 जो हमारा नौजवान है वो दरिया बोर्ड, समंदर बोर्ड तरीके से और उसका शिकार हुआ, उसमें डिज़र्ट्स में मर गया है। लेकिन काहे क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इसके लिए सब पार्लियामेंट अब कम से कम यही है, 30-40 बरस हमें वैसे यानी हम समझे थे कि पाकिस्तान चलिए टूट गया, अब ये यहाँ पे लोग जो हैं वो बंगाली हमसे अलहदा हो गए। हालांकि अब आप देखिए कि वो हिंदुस्तान से आ गए हैं, यानी उनकी जो माशी तरक्की की रफ़्तार है हिंदुस्तान के, मैंने सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट को सुना, उन लोगों ने भी कहा कि वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं, उनकी जो रफ़्तार है ग्रोथ है वो मतलब सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है। तो अच्छा चलिए अब आपने ये सब कर लिया, 30 बरस आपने हुक्मरानी भी कर ली, तो भाई अब आप उन कामों को करें, उनमें ज़रूर मदाखलत करें कि भाई ये हथियार रहो, ये हथियार आप लें, ये हथियार ना लें, ये तो इसमें तो आपकी राय शामिल हो।
लेकिन माशरा कैसे चले, सियासत कैसे चले, ये तब्दीली जो है ये कैसे हो, ये दुनिया में इस तरीके से नहीं हुई। जहाँ भी ये कोशिश की गई आप देखें उसका क्या नतीजा निकला है। वह और वही मुल्क जो हैं आगे रहे, हमसे आगे चला गया। हिंदुस्तान में सिर्फ 2.5 साल इमरजेंसी लगाई, उसका बड़ा नुकसान हुआ जो इंदिरा गांधी ने लगाई सिर्फ थी। 2.5 साल का नुकसान महसूस करते हैं। वो 2.5 साल के नुकसान का बार बार तज़किरा होता है। हमारे यहाँ इतना बड़ा आधी उम्र गुजर गई सर पाकिस्तान तो की। ये इस तरीके से। अच्छा सर, ज़ाहिर है अब इसी से जुड़ी हुई एक और बात है कि अभी हालिया जो वाक़यात हुए, ज़ाहिर है वो 9 मई को बहुत बड़ा सानिया करार देते हैं। वैसे तो पहले मशरक़ी पाकिस्तान की इलाके की बात होती थी, वो सानिया था, फिर वो कश्मीर का स्टेटस बदला, वो भी सानिया था, और यौम स्याह बने, और इसी तरह भुट्टो साहब की फांसी भी यौम स्याह बनी। अब 9 मई भी यौम स्याह, मतलब हमारे कौमी दिनों में स्याह दिनों का इजाफा होता जा रहा है। और ज़ाहिर है वो जो सियासी जमात इसका शिकार हुई या जो भी वाक़यात हुए, आपको क्या लगता है सर कि क्या इस सारी सूरत हाल में सिर्फ सियासतदान जिम्मेदार हैं? बिल्कुल नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। एक तरीके से तो सारा माशरा ही का उसमें हिस्सा होता है, लेकिन माशरा तो ज़ाहिर है कि बार बार खड़ा हुआ है। बकौल हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हमारे नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान साहब, सियासत में हमेशा उन्होंने अपने ख़र्च पे सियासत की। अपनी, मुझे पता है कि उन्होंने अपनी सारी ज़मीनें बेच के सियासत की थी। उनकी सियासत से मुझे इख्तिलाफ़ है, वो राइटिस्ट थे, मैं लेफ़्ट का आदमी, लेकिन ये एक बात है कि वो कंसिस्टेंट थे उसकी। तो वो ये कहते थे कि भाई आप एक पौधे को एक बार उखाड़ा, दूसरी जगह लगाया, दूसरी जगह से उखाड़ा, तीसरी जगह लगाया, तो जब आप ये करेंगे तो वो सूख जाएगा। मुझे तो हमारी जो यानी जमहूरी मिजाज है वो रफ्ता रफ्ता उसको खुश्क करने की और ख़त्म करने की कोशिश है। और वो पाकिस्तान के लिए जिसमें मुख्तलिफ़ ख़याल लोग हैं, मुख्तलिफ़ फ़िक्र लोग हैं, मुख्तलिफ़, आप ये भी कह सकते हैं कि उनके हमारे इतने फ़िरक़े भी हैं, सब कुछ हैं, मज़ाहिब भी हैं हमारे यहाँ, तकरीबन हर मज़हब का कोई ना कोई नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें होने के बाद तो ये इस माशरे को आप एक ज़्यादा मुतनव्वे करें कि ये आगे बढ़ सके। आगे बढ़ेगा जब कि उनको अपने मुताल्लिक़ एक तो कॉन्फिडेंस होगा और इत्मीनान होगा, और दूसरे वो उन बुनियादी उससे जो इक्विप हों, यानी तालीम हो उनकी सही, उनकी वहाँ इंडस्ट्री लगे। कपास पाकिस्तान में पैदा होती है और आप इंपोर्ट करते हैं बाहर से, यानी यहाँ से आपने चीनी ज़्यादा थी, आपने एक्सपोर्ट कर दी, और इतनी एक्सपोर्ट कर दी बाद में अपने लिए फिर मंगवानी पड़ी। अच्छा, और अब आपके पास सरप्लस, यानी टेक्सटाइल ही एक ऐसी चीज़ थी। मैं तो बांग्लादेश भी गया और ज़ाहिर है कि नेपाल गया। नेपाल में जिस वक्त हम गए हैं तो 50 रुपए की टी शर्ट थी, और सारा धागा उन्होंने कहा ये तो हमने पाकिस्तान से इंपोर्ट करते। तो भाई आप उसका फाइनल प्रोडक्ट क्यों नहीं करते? चलें, आपने रुई से धागा बना लिया, इतनी नेकी की, रुई को आप बर्बाद कर रहे होते हैं। आप ज़रा उसको स्टोरेज देखें। हमारे यहाँ ना तो अनाज के स्टोरेज, हमारे यहाँ बासमती पैदा होता है जो सारी दुनिया को रिक्वायर्ड है, खुशबूदार चावल, मतलब जितना हमारे यहाँ पैदा हो सकता है। और वो तो आपने उस सब के लिए बंदोबस्त मतलब यानी ये नहीं, उसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं है। जिन चीज़ों में अगर आपसे, अब रेलवे देख लें आप, रेलवे 100 गुनी हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा है, 100 गुनी, और इसी तरीके 100 गुनी उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वहाँ पे। यानी आपने मेंटेनेंस नहीं की है, यानी आप ये जो स्टील की वो होती है फिश प्लेट, उसकी जगह के ऊपर आप लकड़ी का टोका लगा, हाँ जी बिल्कुल, और आप वो और एक्सीडेंट होंगे। हाँ जी बिल्कुल। अगर आपने क्यों नहीं मेंटेनेंस पे ख़र्चा किया गया है? उसकी वजह यह है कि जी 3 साल, ये तो चाइनीज़ से आपका वो जो एग्रीमेंट हुआ है भाई, वो तो अगर शुरू आज भी कर दें
तो 3 साल लगेंगे। 3 साल आपने ट्रेन सर्विस या तो बंद कर दें बिल्कुल, लेकिन ट्रेन सर्विस इसलिए बंद होती है कि रोडवेज जो हैं, जिसके ऊपर एक बस पे 100 से ज़्यादा आदमी तो नहीं सवार हो सकता, फिर ईंधन वो कितना खाता है, उसके टूल्स जो हैं वो किस तरीके। ट्रेन तो एक ऐसी सर्विस है जो कम से कम 50-100 साल चलती है, अगर उसकी ट्रैक सही हो, अगर उसके मेंटेनेंस के ऊपर, और मेंटेनेंस पे इतना ख़र्चा नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर 1000-2000 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगाते तो ये सर्विस और बेहतर हो सकती। ये तो हमारा तकरीबन हर शोबे में ही अलमिया है कि हमने उसकी हालत को बेहतर क्या, हमने तो बदतर कर दिया, पहले से भी हम पीछे चले गए। एक आखिरी बात सर, पाकिस्तान में ज़ाहिर आइंदा इलेक्शन की बातें हो रही हैं, आज मेरा ख्याल है वो असम्बलियाँ भी तहलील कर दी जाएंगी। ये भी बात हो रही है कि इलेक्शन नहीं होंगे, ज़ाहिर है उसके लिए कहा जा रहा है कि चूँकि नई मरदमशुमारी का मामला है, हल्का बंदियों का मामला है। बतौर तज्ज़ियाकार आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होंगे और क्या उसके नताइज अवाम के लिए या अवाम के वोट से ही आएंगे? देखिए, वो तो अवाम ही उसके लिए कर सकते हैं कोशिश, कि अगर अवाम अपनी ताकत इस्तेमाल करें तो किसी की मजाल नहीं है कि वो रिगिंग कर सके। अवाम को अपनी ताकत को मुज्तमा करना पड़ेगा, इस्तेमाल कर। जहाँ तक सेंसस का ताल्लुक़ है, मैं तो इस बात के हक़ में हूँ कि हमेशा सेंसस हो, क्योंकि हमें पता चले। अब देखिए ना, मैंने अभी ज़िक्र किया तो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, खिदमात, सर्विसेज, जो आपकी बुनियादी ज़रूरत, इन तीनों में आप तरक्की कर सकते थे। आपके सामने बिल्कुल रखा हुआ है कि अगर आप देखें कि इन तीनों में हम तरक्की कर सकते थे, हमने नहीं किया। अब एक ये है रिप्रेजेंटेशन, एक तो ये कि आप डरते हैं, जो ऊपर वडेरे हैं वो, उन्होंने लैंड रिफॉर्म नहीं किया, यानी इसकी वजह से शेख अब्दुल्ला सिर्फ़ इस वास्ते पाकिस्तान में शमूलियत के हक़ में नहीं थे। कश्मीर के कांग्रेसी थे, ज़रूर वो कांग्रेसी तो कायदे आज़म भी थे पहले। उन्होंने कहा कि यहाँ जमहूरियत नहीं होगी, यहाँ फ्यूडल होंगे, और आप देखिए ना कि यही सूरत हाल है। तो अब आप बाकी चीज़ों को भी अगर इस तरीके से ख़त्म करेंगे, जो उसके इदारे हैं, तो कि वो तो कम से कम आगे डेवलप करें। तो चलिए ये हो गया है, और ये काम जो है डिलिमिटेशन का, ये वो करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाज़ इदारे जो हैं वो खुल्लम खुल्ला ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग ये इस बात पे एतमाद कर लें कि इलेक्शन नहीं होंगे। बाकायदा माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि इलेक्शन नहीं हो, इलेक्शन होना। जैसे जमहूरियत को जब ये निकले थे ना, शुरू में बहुत सारे ऐसे का धंधे शुरू हुए थे, ये चैनल्स वगैरह, तो उसमें मकसद ये था, किसी ने पूछा मुझे, मैंने कहा कि ये मकसद है कि सुबह से शाम तक सियासत और सियासतदानों को गाली दो। और हुआ भी वही सर। जो आप देखें ना कि सियासी लोग जो हैं, उनका जिसने भी जितना करप्शन किया है सब वाज़े है, इतना वाज़े आपको, मतलब यहाँ पे अयूब खान साहब का क्यों नहीं लगता, परवेज़ मुशर्रफ साहब का, ज़िया-उल हक साहब का क्यों नहीं लगता। तो ये आप देखिए कि यानी अगर आप इस तरीके से, तो ये ठीक है भाई, सेंसस हो गया, उसमें सब पता चलेगा कि हमारी क्या आबादी है, किस एज के लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसका हल तो ज़ाहिर है यही है कि इंतखाबात हों, और उसमें ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और आम शहरियों को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और इस बात पे भी जोर देना चाहिए कि हर जो सतह है, यानी निचली सतह पे लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन वक्त पे हुआ करें, जो सूबाई कौमी असम्बली है उसके भी वक्त पे हों। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात को इंश्योर करे कि लोग उसके ऊपर यकीन करें, उसके जो नताइज आएँ उससे लोगों को वो हो। लेकिन ख़ुद हमें भी बंदोबस्त करना चाहिए। ये जो पब्लिक है, माशरा है, जो जिसका हक़ है अपने लिए अपनी हुकूमत कायम करना। पाकिस्तान बनाया काहे के लिए था? इसीलिए बनाया था ना कि हम अपने हुकूमत ख़ुद बनाएं और ख़ुद चलाएं, तो ये मकसद है हमारा। जी व्यूअर्स, आपने हुसैन नकी साहब की बातें सुनी। हुसैन नकी साहब का कहना है कि पाकिस्तानियों को ना सिर्फ इसको देखना है कि इलेक्शन हो, बल्कि इन चीज़ों को रोकना है कि कहीं ये तासुर आम ना हो जाए
कि इलेक्शन नहीं हो रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। और नकी साहब ने जो तारीख दोहराई, जो सहाफ़त के बारे में, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो पाकिस्तान में होने वाले मसाइल की वजूहात के बारे में, इन पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।